हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और एपिसोड में आज अगर हम पहली अपडेट की बात करें तो भैया खुशखबरी है यहाँ पर पीएसजी और नेमार फैंस के लिए, क्योंकि भैया पीएसजी ने यहाँ पर अपने सोशल मीडिया और यहाँ पर वेबसाइट के थ्रू इस चीज को कंफर्म किया है कि नेमार पेरिस में वापस आ चुके हैं। अब हाल ही में यहाँ पर आई थिंक मार्च के महीने में नेमार को एक एंकल इंजरी हो गई थी और जो कि लग रहा था कि भैया ये लंबे समय के लिए गए यहाँ पर 4-5 महीने, मतलब ये सीजन तो नेमार का खत्म ही है। ऐसे में यहाँ पर नेमार ने ये चीज कहा था कि भाई मेरे को रिहैबिलिटेशन के लिए अपने घर जाना है, यानी कि मैं ब्राजील जाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पर कंफर्म किया गया है कि भैया वो वापस से पेरिस आ चुके हैं और इस बार के जो प्लास्टर है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हटता हुआ दिखा है। तो यस, ये तो नहीं कह सकते कि अभी वो इसी सीजन खेल लेगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर वो एक काफी पॉजिटिव साइकिल की तरफ चलते हैं और ऐसे में जो उनकी रिकवरी है वो काफी ज्यादा तेज हो रही है। हमें माइंड करना चाहिए कि भैया ये चीज तब हो रही है जब नेमार के फ्यूचर को लेके बहुत क्रिटिकल कंडीशन इस समय बनी हुई है। ऐसे में नेमार का हेल्दी होना तो भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज तो हम सबको पता है कि ट्रांसफर स्टोरी में इंजरी एक ऐसा रोल प्ले करता है जो कि कहीं ना कहीं आपके पूरे केस को धाराशायी करते हैं। खैर, इसी के साथ बात करते हैं अब रियल मैड्रिड से। दो बैक टू बैक खबर है और दोनों ही बॉक्स ऑफिस है। अब ऑफकोर्स देखो, आज मैं अब घर वापस आया हूं तो तुमको क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर जो एपिसोड है शायद से वो कल शाम को मिल जाएगा, क्योंकि आज अल नसर का मैच है और मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तुमको फुटबॉल डे फिर से देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम बात करें रियल मैड्रिड से दो ब्लॉकबस्टर अपडेट की, तो भैया सबसे पहले यहाँ पर अभी आई थिंक 3-4 फुटबॉल डेली के एपिसोड पहले मैंने तुमको बताया था कि कैसे यहाँ पर जिडान की जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पर यूवेंटस निकल के आई है। ऐसे कुछ इटालियन रिपोर्ट्स या फिर अगर हम बात करें कुछ फ्रेंच रिपोर्ट्स का भी मानना है। अब इटालियन रिपोर्ट्स का तो खैर पता चलता है कि ठीक है भाई, यूवेंटस उनकी ही देश का क्लब है। तुम कहोगे फ्रेंच रिपोर्ट्स क्यों कर रही, क्योंकि एक्चुअली में पीएसजी का तो सपना है ना, तो उनका सपना खरा का खरा, इट्स लाइक केएलपीडी, खड़े लंड पे धोखा। खैर, अगर बात करें इन सारे मामलों में अब स्पेनिश क्लब यानी कि रियल मैड्रिड का क्या काम है, तो भैया फुट मर्सेटो अगेन एक इटालियन रिपोर्ट ने ये चीज क्लेम करी है कि जिडान इस समय क्लब के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है, लेकिन यहां पर वो यूवेंटस नहीं बल्कि रियल मैड्रिड है। ऐसे में यहां पर हाल ही में ही कार्लो एंचेलोटी गिरोना से हार गए 4-2 से, काफी डिसअपॉइंटिंग लॉस था। ऐसे में बताया जा रहा है कि रियल मैड्रिड की हॉट सीट पे बैठने के लिए 2 गेम, सिटी के साथ सेमीफाइनल और यहां पर कोपा देल रे का जो फाइनल है वो यहां पर सबसे क्रूशियल है। और इसको हमने कल भी डिस्कस किया था अपने फुटबॉल डेली में होटल में बैठ के। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं एक और ब्लॉकबस्टर की, वो है यहाँ पर रियल मैड्रिड और बेलिंगम को लेके। अब देखो, बेलिंगम के लिए ये तो पता चल रहा है कि लिवरपूल बाहर है। मैनचेस्टर सिटी इस समय पूरी तरीके से अंदर घुस चुकी है, डीप थ्रॉट हो चुका है मैनचेस्टर सिटी का। लेकिन यहाँ पर तुमको बताना यहाँ पर जरूरी है कि रियल मैड्रिड ना चुआमानी वाली टैक्टिक्स निभा रही है। अब देखो, रियल मैड्रिड ने ये तो कंफर्म कर दिया मैड्रिड ने कि भैया 150 मिलियन तो हम नहीं देंगे। 150 मिलियन में ऐसा हो सकता है कि 100 मिलियन वैसे दे दें और 50 मिलियन वैसे दे दें। ऐसे में जो चुआमानी वाली टैक्टिक्स से लगा रहे हैं वो ये है कि जो आपकी टाइमिंग है और जो आपका कॉन्टैक्ट लाइन है वो आपकी बाकी क्लब से इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और हमको भूलना नहीं चाहिए कि जब चुआमानी वाली रेस चल रही थी तो उसमें पीएसजी की तरफ से एम्बापे बहुत पुश कर रहा था। और अगर लिवरपूल की बात करें तो वहां से जर्गन क्लॉप का भी प्रायोरिटी थी कि चुआमानी को लेकर आना है। लेकिन रियल मैड्रिड का जो कॉन्टैक्ट था, अब कॉन्टैक्ट मतलब ये नहीं कि आप उनसे फोन पे बात कर रहे हो, हेलो हाय क्या हाल है, नहा लिए धो लिए हग लिए, वो वाली बात नहीं, बल्कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब आप लगातार उनके इंटरेस्ट से बात करते रहो कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको कहीं ना कहीं कन्विंस करते रहो कि रियल मैड्रिड उनके लिए बेस्ट जगह है। और ऐसे में यहाँ पर यही चीज वो बेलिंगम के लिए करने वाले हैं। अब देखो, बहुत सारे रियल मैड्रिड या स्पेनिश रिपोर्ट्स की बात करूँ तो मानते हैं कि बेलिंगम यहाँ पर रियल मैड्रिड को चूज कर चुका है, लेकिन अभी इस पर भरोसा करना बिल्कुल भी लाइक वायबल नहीं है। क्योंकि अभी भी अगर हम टॉप टियर रिपोर्ट्स की बात करें तो उन्होंने ये चीज तो मेंटेन करी है कि रियल मैड्रिड एग्रेसिव है और जनवरी से ही एग्रेसिव है, पर मैनचेस्टर सिटी भी इक्वली एग्रेसिव है। बस फर्क इतना है कि सिटी की तरफ से हल्ला इसलिए ज्यादा नहीं कट रहा क्योंकि बर्नार्डो और गुंडोगन दोनों का ही यहाँ पर जो फ्यूचर है वो अभी भी अनक्लियर है। वहीं अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो वहां पर सब सॉर्ट आउट हो चुका है कि क्रूज भी रुकेगा, सबायोस भी रुकेगा और अब यहाँ पर लूका मॉड्रिच भी रुकता हुआ दिख रहा है। सबायोस भी रुकेगा ही, मोस्ट प्रॉब्ली रुकेगा। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी लियोनेल मेसी की। देखो, यहाँ पर वैसे तो ऑफकोर्स पंडित्स बहुत कुछ बोलते हैं, पहले कोई किसी का लेजेंड होता है, कोई किसी का लेजेंड होता है, और आज हम अर्जेंटीना लेजेंड की बात करते हैं। देखो, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पंडित ने क्या बोला, इंपॉर्टेंट ये है कि पंडित जो बोलना चाह रहा है उसका मतलब क्या है, मतलब किस पंडित ने बोला है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम लेजेंड की बात करें तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज कहा है कि देखो भाई, मेरे को क्या ही फर्क पड़ेगा कि यार वो बारसा खेले या फिर वो पीएसजी खेले। ऑफ कोर्स बारसा उसका होम क्लब है और बारसा उसका ड्रीम क्लब है, लेकिन
मैं तो अगर अपने देश की बात करूं, और मेरे को लियोनेल मेसी, यस 2022 में वो वर्ल्ड कप जीत चुका है, लेकिन 2026 में लियोनेल मेसी फिर से वर्ल्ड कप खेलेगा, इसकी गारंटी अर्जेंटीना में इस समय मेजॉरिटी ऑफ द लोग दे रहे हैं, डिस्पाइट कि ऑलरेडी लियोनेल मेसी ने जो अपना ड्रीम है या फिर हम कहें कि फुटबॉल की जो किताब है उसका आखिरी पन्ना भर चुका है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ उन्होंने बताई है कि देखो भाई, लियोनेल मेसी का बारसा में जाना बहुत हेक्टिक होने वाला है, बहुत थकान भरा होने वाला है, क्योंकि बारसा के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, बारसा के कल्चर की बात करें और बारसा के एनवायरनमेंट की बात करें तो वो बहुत थका देने वाला है। वहीं अगर लियोनेल मेसी की पीएसजी की बात करें तो वहां पर वो काम रहेगा, फ्रेश रहेगा और नेशनल टीम में अच्छी तरीके से खेलेगा। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसने पीएसजी की तारीफ करी है कि बेइज्जती करी है। काम रहेगा, फ्रेश रहेगा, ऐसा नहीं लग रहा कि वेकेशन पे है, वेकेशन वाली वाइब आ रही है। बट ओवरऑल भाई यहाँ पर यही बात है कि ये भाई कुछ के मामले बटे हुए हैं। और खैर इंपॉर्टेंट ये चीज यहाँ पर लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग यही है कि येवियर तेवेस ने एक बार फिर से मामला पलट दिया है और अब गिरगिट भाई साहब ने ये चीज कहा कि नहीं कॉम्प्लिकेटेड है। अभी 2-3 दिन पहले तक यार मैं तो चाहता हूं कि लियोनेल मेसी बारसा में आए और बारसा अच्छे काम कर भी रही है, तो लगता है कि लियोनेल मेसी ला लीगा में आ जाएगा। आज फिर वही अपनी पीपनी सी बजानी स्टार्ट कर दी। यार लियोनेल मेसी शायद से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पीएसजी ऐसा पैसा नहीं है बारसा के पास, और ऐसे में इनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स भी इनको कम करने पड़ेंगे और इनको प्लेयर भी सेल करने पड़ेंगे, और ऐसे में यहाँ पर लियोनेल मेसी का आना बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब देखो कायदे से सही बात बताऊं तो देखो टेक्निकली ही इजंट रॉन्ग, सही है वो तेबस सही है, लेकिन दिक्कत पता कहाँ आ जाती है? दिक्कत ये हो जाती है कि जब आप एक लीग के प्रेसिडेंट हो, आप यहां पर अपने ही लीग के सबसे बड़े प्लेयर वन ऑफ द टू, अगर हम बात करें रियल मैड्रिड, इनकी मोनोपोली चलती है। अगर आप इनके बड़े क्लब्स की भी अगर आप नहीं मानोगे, अगर आप इनकी भी मदद नहीं करोगे, मेसी आएगा तो बारसा का भला होगा, लेकिन भला तो फिर पूरी ला लीगा का होगा ना इन अ होल। और फिर आप उसके अगेंस्ट अगर प्रोपेगेंडा और एजेंडा चलाओगे तो कहीं ना कहीं आप फैन पॉपुलरिज्म की बात करें तो वहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में गिर जाओगे, और ये वेर तेवस यहीं फटके खाता है। खैर इसी के साथ अगर हम कुछ अब ट्रांसफर्स की बात करें फटाफट से, तो भैया यहाँ पर चेल्सी के जो रूबन लोफ्टस-चीक है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत लो की प्रोफाइल है, ज्यादा स्पॉटलाइट में नहीं आते, लेकिन एक तो मैं बात बताता हूँ कि प्लेयर इतना वर्सेटाइल है कि इसको हर मैनेजर यूज करना जरूर चाहता है। चाहे हम बात करें जोसे मूरिनो की बात करें, उसके बाद अगर हम यहाँ पर लैम्पार्ड की बात करें, ग्राहम पॉटर की बात करें, या फिर इवन हम थॉमस टुकल की बात करें, तो कहीं कहीं स्पेसेस में इन्होंने रूबन लोफ्टस-चीक को इन्होंने जरूर यूज किया है। अब इसके रिगार्डिंग ये खबर है कि भाई तुमको पता है फिको टोमोरी जो कि पहले चेल्सी में थे, फिर वो एसी मिलान में गए और सक्सीड हुए। अब यहाँ पर उसी मॉडल को अपनाते हुए और ऑफ कोर्स टोमोरी का यहाँ पर एडवाइस लेते हुए एसी मिलान यहाँ पर लोफ्टस-चीक को लेके आना चाहती है। लेकिन एसी मिलान एकमात्र क्लब नहीं है, बल्कि यहाँ पर रोमा की बात करें, इवन लाजियो की बात करें, और यहाँ पर अगर एस्टन विला और बाकी प्रीमियर लीग क्लब की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो चेल्सी के पास अच्छी चीज है कि भैया उनको एफएफपी में बना रहना है, तो लोफ्टस-चीक जो कि मोस्ट प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक अकेडमी का प्लेयर तो नहीं है, बट ठीक है प्रॉफिट्स में तो जरूर जाएगा। इसी के साथ अगर बात करते हैं अब थोड़ी सी आर्सेनल की। अब ऑफ कोर्स भाई आर्सेनल पे इस समय यहाँ पर प्रीमियर लीग बॉटलिंग के जो बादल हैं वो छाए हुए हैं, लेकिन तुमको समझना पड़ेगा कि आर्टेटा और आर्सेनल ऑलरेडी यहाँ पर सेकंड यानी कि अगले सीजन के लिए प्लान कर रहे हैं। ऐसे में तुमको पता है कि यहाँ पर डेविड ऑनस्टीन भी कह चुके हैं, टेलीग्राफ और बहुत बड़े बड़े यहाँ पर अगर हम मीडिया हाउसेस की बात करें तो उन्होंने कंफर्म करा है कि जो मोस्ट प्रायोरिटी है ना, बिगेस्ट प्रायोरिटी है आर्सेनल के लिए और आर्टेटा के लिए, वो डेक्लन राइस है वेस्ट हैम से, और उसके लिए खर्चा करने के लिए पूरे तैयार है। लेकिन हाल ही में टेलीग्राफ ने ये चीज भी कंफर्म करी है जो कि काफी रिलायबल है कि भैया कासिडो भी एक ऐसा प्लेयर है जिस पे पूरी नजर है कि भैया ये भी हम लेके आ सकते हैं, और इसके अलावा एक आधा प्लेयर और है जहां पर आर्सेनल काफी हद तक लेके आना चाहती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर, और ऑफ कोर्स आर्सेनल की परफॉर्मेंस को देखते हुए और रीसेंट टाइम्स में अगर हम आर्सेनल के फैंस की बात करें या फिर आर्सेनल के पूरे एनवायरनमेंट की बात करें तो काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि स्टैन क्रोइंग के यानी कि उनके जो माई बाप हैं वो यहाँ पर पैसा भी दे देंगे। खैर माई बाप की बात आ रही है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की सेल की बात करते हैं। भैया यहाँ पर ना थोड़ा ट्विस्ट आता हुआ दिख रहा है। अगर हम बॉयहुड यानी कि मैनचेस्टर मेड बिजनेसमैन सर जिम रैटक्लिफ की बात करें तो भैया उनके रिगार्डिंग अब जो पॉपुलर ओपिनियन है वो बहुत तेजी से बदलते हुए जा रहे हैं, और इसका कारण सिर्फ एक है और वो है ग्लेजर्स। अब इस पूरी स्टोरी को मैं तुमको सम अप कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुमको एक लेटेस्ट खबर बता देता हूँ कि आज यानी कि 28 अप्रैल फ्राइडे को लास्ट डे है जब यहां पर बिडिंग्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद कोई बिडिंग्स नहीं होंगी, कोई डे नहीं है, आज ही आखिरी दिन है कि कौन कितना बिड करने वाला है और कितना नहीं करने वाला। और यहां पर अब पहले बैक स्टोरी फिर तुमको लेटेस्ट अपडेट। अब बैक स्टोरी यहां पर यह है कि रिसेंटली ना ये खबर उड़ती हुई आ रही थी कि भैया सर जिम रैटक्लिफ चाहते हैं, ऑफ कोर्स इतना पैसा वो नहीं देंगे कि भैया मैं तो पूरी की पूरी क्लब ही खरीद लेता हूं।
साइड बाय साइड ये चल रहा था कि ग्लेजर्स फैमिली भी अब ये सोच रही है कि यार एक काम करते हैं ना, पूरा क्लब नहीं सेल करते, एक काम करते हैं इन्वेस्टमेंट उठा लेते हैं और अपना भी पकड़ बना के रखते हैं। उसके पीछे ये था कि उनको पता है अगले डेकेड में पूरा का पूरा मामला डबल हो जाएगा, यानी कि जहाँ 6 बिलियन की बात कर रहे हैं 12 बिलियन की बात करने लगे हम यूनाइटेड के अगर एसेट्स की बात करेंगे। पैसा बोलता है। ऐसे में यहाँ पर जो अगर हम शेख जसन अनथनी की बात करें तो भैया उनको तो 100% क्लब चाहिए था, क्योंकि उन पे तो पैसा पूरा है, उनकी पॉकेट मनी ज़्यादा है इससे। अगर हम बात करें सर जिम रैटक्लिफ की और अगर हम ग्लेजर्स की बात करें, उसको महीने का खर्चा ज़्यादा मिलता है इस चीज़ से। खैर ही इज़ नो बिग बॉय। लेकिन यहाँ पर अब ये खबर पता चले कि भाई सही में ऐसे रूमर्स ट्रू हैं। सर जिम रैटक्लिफ एक्चुअली में सिर्फ 50% खरीदना चाहते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का और 50% ग्लेजर्स को रखना चाहते हैं। ऐसे में जब यूनाइटेड के अगर हम लोकल सपोर्टर्स की बात करें, खैर सोशल मीडिया अलग होता है और जो वहाँ के सपोर्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ ज़्यादा बहुत क्लियर तरीके से उन तक पहुँचती है क्लब तक। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भैया ना, जो ग्लेजर्स के साथ हाथ मिला रहा है वो ग्लेजर्स के तो साथ है, लेकिन वो यूनाइटेड के अगेंस्ट है, और यूनाइटेड के अगेंस्ट होना मतलब वो यूनाइटेड के फैंस को तो शुरुआत से इग्नोर करेगा। तो ऐसे में सर जिम रैटक्लिफ की यहां से पॉपुलैरिटी अब यहां गिर गई। और डेफिनेटली यहां पर बताया जा रहा है कि भैया शेख की बात करें तो वो तो भैया 6 बिलियन ऐसे ही देंगे और 100% क्लब को उठाएंगे। ऐसे में यहां पर पूरा रास्ता साफ दिख रहा है। अब ये डिपेंड ग्लेजर्स पे करता है कि भैया वो क्लब सेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बल्कि मेरे को लगता है कि अगर करना चाहते हैं तो सर जिम रैटक्लिफ तो निकल लिए, और अगर नहीं करना चाहते तो भैया फिर तो ग्लेजर्स आउट के नारे और 2-3 साल तक लगाने पड़ेंगे। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं कल के मैच की, यूनाइटेड वर्सेस टॉटनहम की। ऑफ कोर्स यार मैं अभी आया हूँ बाहर से तो अलग से वीडियो नहीं बना पाया। देखो मेरे को ये चीज़ लगती है कि पिछले कुछ टाइम से ना एरिक टेन हैग की जो सब्स्टिट्यूशन है, मैं बताता हूँ, जैसे इसमें होता क्या है ना कि जब आप एक प्लेयर को बाहर बुलाते हो और दूसरे प्लेयर को अंदर डालते हो तो इसकी चीज़ ये होती है कि आपने जिसको बाहर बुलाया उसका जो परफॉर्मेंस का जो इम्पैक्ट था, ये मेक श्योर करना है कि आपने जो प्लेयर अंदर डाला है वो उसको एक्सीड कर जाए। इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ईडन हज़ार्ड खेल रहा है रियल मैड्रिड से, ठीक है। अब ईडन हज़ार्ड की एक लिमिट है अगर करंट सीन की बात करें तो। ईडन हज़ार्ड ने जो इम्पैक्ट डाला हुआ गेम पे, अब कार्लो चाहता है कि ईडन हज़ार्ड जाए और असेंसियो है। ऑफ कोर्स असेंसियो के तुमने करंट परफॉर्मेंस को देखी है तो ऑब्वियसली बात है कि असेंसियो ईडन हज़ार्ड से ज़्यादा परफॉर्मेंस डाल देगा। ये होता है राइट सब्स्टिट्यूशन। अब अगर हम एरिक टेन हैग की बात करें, भैया एंटनी की मैं बात करूं, आपने एंटनी को बाहर निकाल लिया, फिर आपने जो प्लेयर डाला यू हैव टू मेक श्योर कि एंटनी का जो इम्पैक्ट था उसको वो एक्सीड करे, एटलीस्ट मैच तो करे। ये चीज गलत होती हुई जा रही है। आप एरन वन-बिसाका की बात करो तो वो चीज वहां पर गलत होती हुई जा रही है और ये चीज बहुत क्रूशियल हो रही है पिछले 2-3 हफ्तों से। आज का ये गेम एक बार फिर से वो प्राइम एग्जांपल था कि जहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड पहले 45 मिनट में गेम को किल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने टॉटनहम को ट्रांजिशन होने का मौका दिया। उन्होंने यहाँ पर टॉटनहम के क्लब को, जो कि वहां पर अपने होम क्राउड के सपोर्ट के साथ, यहाँ पर हैरी केन और हम बात करें हेंग-min सन के, तो उनके मास्टर क्लास के साथ वो वहां पर बढ़ गए। वैसे टॉटनहम की तरफ से ऐसा कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुझे कोई गेम सीक्वेंस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बस यहां पर यूनाइटेड कंट्रोल नहीं कर पा रही गेम को, बॉटल कर रही है अपने पोजीशन को, यहां पर पूरा का पूरा चांसेस दे रही है, ट्रांजिशन पे वल्नरेबल दिख रही है। एक तो अपने प्लेयर प्रेस रेजिस्टेंट नहीं है, शायद से लूक शॉ एक प्रेस रेजिस्टेंट मेरे को कल लगा। उसके अलावा मेरे को लगता है कि यहां पर आप एरन वन-बिसाका से ज़्यादा बढ़िया 1v1 टैकलिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई आपके जो सब्स्टिट्यूशंस हैं वो भी कहीं ना कहीं गेम के टेम्पो किल कर रहे हो, बिकॉज दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस कि आप यहाँ पर 2-0 की लीड की अगर हम बात करें या फिर आप वैसी लीड की बात करें तो आप उसको बॉटल क्यों कर पा रहे हो। तो ये एक चीज़ है कि भैया आप आज बच गए, गेम जैसे तैसे करके गेम जैसे तैसे करके भैया निकलता हुआ दिख रहा था, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा बड़ी होती हुई जा रही हैं। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।